हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज आप देखेंगे उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछा गया है, और इसमें पूछा जा रहा है कि संघ जीवन के नियम किसमें है। अभिधम्म पिटक में, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, विभाषा शास्त्र। तो देखिए, ये जो आपको बौद्ध ग्रंथों के बारे में जो बताया गया और उसमें से किसमें संघ जीवन के नियम दिए गए हैं, ये आपको बताना है। तो देख रहे हैं आप, जो अभिधम्म पिटक है, देखिए त्रिपिटक की बात की जा रही है। त्रिपिटक में 3 पिटक, और ये 3 पिटक किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया था, वो इन्हीं 3 पिटकों में विभाजित किया गया। 3 पिटक थे, और इसी को कहा जाता है त्रिपिटक, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है। अब विनय पिटक क्या है, विनय पिटक में क्या क्या चीजें हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि विनय पिटक में क्या है। इसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार विचार की शिक्षाएं संकलित की गई हैं कि किस प्रकार से मनुष्य का जीवन होना चाहिए। इसके बाद है सुत्त पिटक के बारे में अगर हम देखें तो सुत्त पिटक में क्या बताया गया, इसमें धार्मिक सिद्धांत बताया गया है और धर्मोपदेश का संकलन है। धर्म के प्रति जो उपदेश दिए गए हैं उसका संकलन किया गया है। अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें जो है दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है। तो यहां जो हमारा क्वेश्चन है, संघ जीवन के नियम किसमें है, तो ये विनय पिटक। अब आप ध्यान देंगे कि विनय मीन्स क्या होता है। विनय मीन्स झुका हुआ, अर्थात जो सबके सामने नम्रता का प्रदर्शन करे। तो आप ये ध्यान दें कि नम्रता का प्रदर्शन का मतलब जिसके अंदर जीवन के नियम कूट कूट कर भरे हों, या जीवन के नियम जिसे ज्ञात हों। तो आप अब दिमाग में यही रखेंगे कि जीवन के नियम कहाँ हैं? विनय पिटक में। जीवन के नियम को पढ़कर मनुष्य के अंदर क्या आती है? नम्रता आती है, इसलिए विनय पिटक में ऐसा है। तो आप दिमाग में इस प्रकार से इसको रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन विश्वास में, जैन धर्म में जो 23वें तीर्थंकर की बात की जा रही है, यहाँ ऑप्शन जो हमें दिया गया, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अरिष्ट नेमि और महावीर। तो देखिए, जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं वो है महावीर स्वामी। ये कौन से हैं? 24वें तीर्थंकर। इस बात को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। 23वें 24वें तीर्थंकर परीक्षा में अक्सर ही पूछे जाते हैं। अब बात है इसमें प्रथम तीर्थंकर कौन है। तो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया प्रथम तीर्थंकर। अब यहां बात है 23वें तीर्थंकर की, तो वो है पार्श्वनाथ जी, मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं, और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी के जो है, मतलब 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व के माने जाते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी। तो आप समझें कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 250 वर्ष का है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ, और 24वें महावीर, और प्रथम तीर्थंकर हुए कौन? ऋषभदेव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब जैन धर्म से संबंधित यहां बात पूछी गई है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मीन्स किसमें सही कथन है। यह कर्मवाद में विश्वास करता है, जैन धर्म कर्मवाद में विश्वास करता है। यह कर्मवाद में विश्वास नहीं करता है, तो जस्ट अपोजिट हो गया। और यह कर्मवाद के संबंध में मौन है, इसका मतलब ये भी विश्वास नहीं करता है वाली बात है। यह कर्मवाद की भर्त्सना करता है, तो ये तीनों तो एक हो गए। और यह कर्मवाद में विश्वास करता है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट ऑप्शन, मीन्स कर्मवाद को इसमें जगह दी गई है, माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने अभिषेक के किस वर्ष में अशोक ने कलिंग विजय की थी? अशोक का कलिंग विजय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन्होंने क्या किया? कलिंग नरेश खारवेल को युद्ध में पराजित किया और इस युद्ध में इतना भीषण नरसंहार हुआ कि इसके बाद अशोक ने क्या किया? जीवन भर के लिए सोच लिया कि अब मुझे युद्ध लड़ना ही नहीं है। मतलब इस भीषण नरसंहार को देखकर उसका दिमाग जो है खराब हो गया, उसका हृदय द्रवित हो गया और परिणाम यह हुआ कि अशोक ने जो है ये सोच लिया कि अब जीवन में कभी हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन अपने अभिषेक के किस वर्ष में अशोक ने ये युद्ध लड़ा, कलिंग विजय जो है प्राप्त की, कब? तो ये 8वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए ये सौराष्ट्र का जो प्रांतीय शासक था, इससे संबंधित जब बात पूछी जाए तो आपको तुरंत रुद्रदामन की बात याद आनी चाहिए। रुद्रदामन का नाम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जो क्या था? शक महाक्षत्रप था रुद्रदामन। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख जो 150 ईस्वी के लगभग का है। और इससे क्या ज्ञात होता है? इससे यह ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य नाम का जो है राज्यपाल था मौर्य का ही। तो इसने क्या किया था? वहां सुदर्शन नाम का एक झील का निर्माण करवाया था। ये सुदर्शन नामक झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतिहास में और ये परीक्षा का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त, आपको याद रखना पड़ेगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। और यहाँ जो क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक कौन था? तो यही पुष्यगुप्त ही था जिसने क्या किया? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नोक्त किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, देखिए कौटिल्य के द्वारा लिखित जो अर्थशास्त्र है इसके बारे में भी परीक्षा में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, इनका दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त, और तीसरा नाम है इनका चाणक्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य कुछ भी दिया हो तो आप समझ लेंगे कि अर्थशास्त्र के लेखक हैं। और ये क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन जो हमारा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नोक्त किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? वो था समाहर्ता, ऑप्शन नंबर ए। अब समाहर्ता का कार्य क्या था? राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना, ये सब समाहर्ता का कार्य था। और समाहर्ता उस समय आज के आधुनिक हिसाब से अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री और गृह मंत्री के कर्तव्यों को करता था। मतलब वित्त मंत्री का जो कार्य आज है, जो गृह मंत्री का कार्य है, वो समाहर्ता का कार्य हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित क्लासिकल लेखकों में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किसने ऐसा कहा। तो ये कहने वाले कौन है? प्लूटार्क। यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया गया हेरोडेटस, प्लिनी और प्लूटार्क, टालनी, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन है। प्लूटार्क ने लिखा था कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर समूचे भारत को अपना आधिपत्य स्थापित किया था। पूरे भारत को रौंद डाला, मीन्स पूरे पर आधिपत्य इनका हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अशोक के समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा, इसका उल्लेख है कहां है? अशोक के जो समकालीन जो शासक थे जिनसे इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था, तो ज्यादातर विदेशी शासक थे जिनसे इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था।
वो किस उल्लेख में, उसका उल्लेख कहां है? तो लघु शिलालेख में, स्तंभ लेख 7th में, वैराट अभिलेख में, त्रयोदश अभिलेख में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर त्रयोदश लिखा गया है या 13वें भी लिखा रहता है। तो त्रयोदश का मतलब हुआ, त्रय मीन्स 3 और दस मीन्स 10, तो 10 धन 3 मीन्स 13। तो 13वें शिलालेख की बात की जा रही है, ये 13वें शिलालेख की बात की जा रही है। और 13वें शिलालेख में इनके जो पड़ोसी जो शासक थे जिनसे इनका संबंध था, वो हैं 5 यवन शासक थे जिनका नाम मिलता है उसमें। और अशोक के 13वें अभिलेख में, शिलाभिलेख में जो है 5 ऐसे राजाओं का नाम मिलता है जो क्या थे, जैसे अंतियोकस थे। अंतियोकस जो थे वो सीरियाई नरेश थे। और तुरमय, ये क्या थे, मिस्री नरेश थे। अंतिकिन मेसिडोनियन नरेश थे। और मग एपीरस थे। और फिफ्थ जो है अलिक सुंदर, ये सिरीन के नरेश थे। तो आप देखेंगे ये जो 5 नरेशों का जो उल्लेख है, जो इनके समकालीन थे और इनके मित्र हुआ करते थे, अर्थात इनसे मैत्रीपूर्ण संबंध था, इनका जो उल्लेख किया गया है वो आपके त्रयोदश शिलालेख में मीन्स 13वें शिलालेख में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार यूपी पीसीएस और अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किससे ज्ञात होता है कि राज्य कोषागारों द्वारा अकाल के समय पीड़ित जनों को अनाज का वितरण किया जाता था? तो देखिए निम्नलिखित अभिलेख जो हैं कौन कौन से हैं? अशोक का लुम्बिनी अभिलेख, खारवेल अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख और सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख। तो इन चारों अभिलेख के बारे में आपको हम थोड़ा सा जानकारी देते हैं। ये जो लुम्बिनी अभिलेख है, इसका दूसरा नाम है रुम्मिनदेई अभिलेख। ये रुम्मिनदेई अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप ध्यान देंगे। तो ये अशोक का लुम्बिनी या रुम्मिनदेई अभिलेख है। और ये कहाँ है? यह नेपाल में लुम्बिनी में स्थित है। नेपाल में एक स्थल है लुम्बिनी, और लुम्बिनी में ये स्थित है, जहां पर एक स्तंभ लेख है जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और ये अशोक का अभिलेख है, इसको आप ध्यान रखेंगे। लुम्बिनी अभिलेख को रुम्मनदेई अभिलेख भी कहा जाता है, ये आपको समझाना था मुझे, और ब्राह्मी लिपि में लिखा है ये बताना था। तो चलिए अब देखते हैं खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो है खारवेल, पहली बात तो आप ध्यान देंगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप यहां दिया गया है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, तो आपको इससे स्पष्ट हो रहा है कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो किसका है? खारवेल का, या खारवेल से संबंधित है। और ये कलिंग नरेश थे जिनसे युद्ध हुआ था, किसका? अशोक का। यही ऐसा युद्ध था जिसमें अशोक का हृदय द्रवित हो गया, उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध त्याग कर लिया और अब उन्होंने क्या फिर किया? धर्म के मार्ग को अपना लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें ये जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से लगभग 3 मील दूर उदयगिरी की पहाड़ी पर है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कौन सी पहाड़ी पर है? उदयगिरी की पहाड़ी पर, जिसकी एक गुफा में शिलालेख उपलब्ध हुआ है, उसी को हम खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। रुद्रदामन या रुद्रदामा का जो यहाँ रुद्रदामा है, ये रुद्रदामन होना चाहिए। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के बारे में भी अभी आपने देखा। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत का पहला अभिलेख है। इस बात को आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ये संस्कृत का पहला अभिलेख है। और ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस में बनकर आया था कि संस्कृत का पहला अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी अभिलेख से सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सुदर्शन झील के बारे में अभी आपने पढ़ा, उससे गुप्त ने बनवाया था। और किसके शासन काल में था? ये अशोक के शासन काल में। अशोक का क्या थे? ये राज्यपाल थे। अशोक के समय काल में ये राज्यपाल थे और इन्होंने क्या किया? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, अभी आपने पढ़ा है। तो सर्वप्रथम इसका जो उल्लेख मिलता है वो कहां मिलता है? रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में। और ये क्या है? संस्कृत का प्रथम अभिलेख है। इसकी तिथि लगभग 150 ईस्वी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख। सोहगौरा का जो ताम्रपत्र अभिलेख का मतलब है तांबे के पत्ते पर लिखा हुआ जो अभिलेख हमें मिला है, यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास सोहगौरा नामक एक स्थान है, वहां से प्राप्त हुआ है। तो गोरखपुर से ये 35 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में राप्ती नदी है।
राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ है, किस नदी के किनारे, तो इसका ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, राप्ती नदी के किनारे, ना ताप्ती नहीं है, राप्ती, राप्ती नदी के किनारे। और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी है और भाषा जो है वो प्राकृत है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किससे ज्ञात होता है कि राज्य कोष्ठागारों द्वारा अकाल के समय पीड़ित जनों को अनाज का वितरण किया जाता था? ये आपके सोहगौरा अभिलेख से ही प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और जो आपके कथन हैं, जो कथन दिए जाते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको वास्तविक में सत्य मानते हैं, और उसके बाद तर्क दिया गया है, वो तर्क उससे संबंधित है या नहीं, ये हमें समझना होता है। और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो ऑप्शन दिए होते हैं ABCD, उनमें से चूज करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले कथन को हम पढ़ें। कथन क्या है? मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। ये तो बिल्कुल सत्य है। और तर्क क्या है? अशोक ने धर्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। तो देखिए, ये जो बात कही जा रही है, अशोक ने धर्म विजय, अभी आपने पढ़ा कि कलिंग का जो युद्ध हुआ खारवेल से इनका अशोक का, इस युद्ध से ये बिल्कुल टूट गए। इनका मन जो है इतना द्रवित हो गया, इतने नरसंहार को देखकर, इतने लाशों को देखकर इनके दिमाग में ये बात आई कि अगर हम ये युद्ध न लड़ते तो इतने सारे लोग क्यों मारे जाते। तो फिर इन्होंने युद्ध का त्याग किया, और इन्होंने जब युद्ध का त्याग किया तो इन्होंने क्या किया, धर्म विजय को ही अपनी नीति बनाई। ये तो सही है, लेकिन और अपनी सेना विघटित कर दी, ये गलत है। तो आप देखेंगे कि ये जो है, इस हिसाब से तर्क जो दिया है ये गलत है, और वक्तव्य जो है वो ठीक है। अब जरा हम ऑप्शन को चूज करें कि जो ऑप्शन है वो कौन सा इसमें सही हो सकता है। ए और आर, पहले ऑप्शन में ए आर दोनों सही है, तो दोनों तो सही नहीं है। दूसरी बात, बी में है ए तथा आर दोनों सही हैं, तो ये भी सही नहीं है, ये भी गलत हो गया आपका। अब क्या है, सी में ए सही है किंतु आर गलत है, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जब आप ये सारी बातें जानते रहेंगे तभी आपको दिमाग में आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा ये 10 था, चलिए देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा था? यह भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा था। उस समय जो सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था वो था तक्षशिला से पाटलिपुत्र। तो देखिए, मौर्य काल की बात है। मौर्य काल में आंतरिक व्यापार के लिए देश में सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित स्थल मार्ग थे, और पाटलिपुत्र से पश्चिमोत्तर प्रदेश जैसे तक्षशिला को जाने का जो मार्ग था ये सबसे लंबा मार्ग था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तक्षशिला से पाटलिपुत्र का जो मार्ग था ये सबसे लंबा मार्ग था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंद महासागर में मानसून की नियमितता की खोज किसने की जिससे भारत रोम व्यापार को प्रेरणा मिली? देखिए, उस समय जो मानसून के कारण जो उस समय हवाएं चला करती थी, उन हवाओं से क्या होता था, जो इनकी नाव होती थी, क्योंकि उस समय यात्रा करने का जो साधन था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाने का साधन था वो मुख्य रूप से नाव ही था, और समुद्र में नाव चला करते थे। लेकिन अगर इन्हें मानसूनी हवाओं का सहारा मिल जाता था तो यात्रा बहुत जल्दी हो जाती थी, पूर्ण और सुखद हो जाती थी। इस हिसाब से हिंद महासागर में मानसून की नियमितता की खोज किसने की जिससे भारत रोम व्यापार को प्रेरणा मिली? ऑप्शन है प्लिनी, दूसरा है ऑप्शन हिप्पालस, तीसरा है एरियन, और चौथा है स्ट्रेबो। तो देखिए, ईसा की पहली सदी में हिप्पालस नामक एक ग्रीक नाविक ने अरब सागर में चलने वाली मानसून हवाओं की जानकारी दी,
जिससे क्या हुआ, अरब सागर से यात्रा आसानी से की जा सकती थी और इस प्रकार भारत एवं पश्चिम एशिया के बंदरगाहों के बीच कम समय लगता था। तो ये कौन नाविक था? ग्रीक नाविक हिप्पालस था। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम जब आपको आए तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेकिन आज तक इसके लेखक के बारे में नहीं पता है कि ये पुस्तक किसने लिखी है, अर्थात अनाम है। तो आप ध्यान दें कि यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है। तो आप ध्यान देंगे कि जब इसका आज तक पता ही नहीं है कि लेखक कौन है, तो फिर उसमें रहेगा कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, तो आप चूज करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में उल्लिखित निम्नलिखित पोताश्रयों में से किसमें मोती पाए जाते थे, ये पूछा जा रहा है। तो आप देखिए ईसवी सन की लगभग पहली सदी में एक अनाम ग्रीक नाविक, मतलब मैंने आपको बताया कि जिसका नाम ही नहीं पता है, ऐसे ग्रीक नाविक ने ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक एक रचना की और उसमें उल्लेख किया उस समय होने वाले जो व्यापार जो यहाँ हो रहे थे उसके बारे में उसने उल्लेख किया। और मोती के सीप जो है पांड्य देश के बंदरगाह कोलकय अथवा कालची से निकाले जाते थे और इनको निकालने का जो काम किया करता था वो अपराधी लोगों से कराया जाता था। तो यहां जो बात है कालची जो आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी कालची, यही इसका राइट ऑप्शन होगा। यहां से क्या थे, मोती पाए जाते थे। ये ऐसा पोताश्रय था। पोताश्रय में जहां जहाजों को रुकने का स्थल अर्थात बंदरगाह, लेकिन जहां पोताश्रय का मतलब है जहां पोत को आश्रय मिले, मीन्स जहां नाव या जहाजें रुका करती थी, वहां मोती कहां प्राप्त होता था, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अंतर्गत। तो ये पांड्य देश के बंदरगाह थे आपका कालची या कोलकय। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुषाणों ने किन धातु या धातुओं के सिक्के जारी किए। अब देखिए कुषाण जो थे इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए और चांदी के सिक्के जारी किए, तांबे के सिक्के जारी किए। तो देखिए बात आती है कि सोने के सिक्कों की, तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, गुप्तों ने, और हिंद यवनों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। ये बात याद रखिएगा आप सिक्कों से संबंधित। तो देखिए कुषाणों ने किन धातुओं के सिक्के जारी किए, सोने चांदी और तांबे के, मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नांकित में से किस ग्रंथ में पाश्चात्य जगत को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची प्राप्त होती है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको अभी भी समझाया कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ही एक ऐसी पहली पुस्तक है जिसमें क्या किया गया है, पाश्चात्य जगत को भारत से जो निर्यात हुआ करता था उन सभी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची प्राप्त होती है। कहां से, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के बारे में आपने देखा कि इसके लेखक कौन है ये आज तक नहीं पता है, और भारत से रोम के जो व्यापार का संबंध है उसके बारे में इसमें दर्शाया गया है कि उस समय शेरों चीतों मतलब भारत से रोम को शेरों चीतों तथा अफ्रीका को गेहूं चावल घी तिल का तेल सूती कपड़े और खांड का निर्यात किया जाता था। मतलब और भी बहुत सारी चीजों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी यही एक ऐसी पुस्तक है जिससे हमें सबसे पहले एक विस्तृत सूची प्राप्त होती है, जो पाश्चात्य जगत को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची हमें मिलती है, वो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, जिसके लेखक का नाम हमें आज तक नहीं पता है, नहीं प्राप्त है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।